नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। दोस्तों, ट्रांसजेंडर एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी आज भी हमारे देश में टैबू कंसिडर किया जाता है। और बात करें अगर सरकार की, तो सरकार ने कुछ राइट्स इन्हें ज़रूर दिए हैं, पर आज भी ये कम्युनिटी अपना हक समाज में पाने की कोशिश कर रहे हैं। आप सभी ने सुना होगा कि सूरत में पहली बार ट्रांसजेंडर सर्जरी हुई है, और जिन डॉक्टर्स ने ये सर्जरी की थी, सक्सेसफुल सर्जरी की थी, आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आशुतोष शाह और डॉक्टर ऋषि ग्रोवर जी। डॉक्टर ऋषि जी, मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि ये सर्जरी का जो प्रोसेस है, शुरुआत कहाँ से होती है इसकी? सबसे पहले पेशेंट आपको अप्रोच करता है, और पेशेंट बचपन से या किसी टाइम अपनी लाइफ में किसी टाइम पे उनको रियलाइज़ होता है कि भाई कुछ प्रॉब्लम है, कि जो मेरा जेंडर है या जो मेरी बॉडी है, मेरा जो ब्रेन है वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। मेरी बॉडी शायद मेल की है, मेरा ब्रेन जो है वो फीमेल की तरह रिएक्ट कर रहा है, या वाइस वर्सा। उस केस में वो ये सब चीज़ें हमारे तक आने से पहले हो जाती है कि पेरेंट्स बच्चे का चेकअप कराते हैं। जनरली ऐसे बच्चों को चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास ले जाया जाता है। थोड़े टाइम के बाद रियलाइज़ होता है कि ये साइकेट्रिक प्रॉब्लम नहीं है, ये मेडिकल प्रॉब्लम है। इसको क्या बोलते हैं, एक जेंडर आइडेंटिटी क्राइसिस जैसा होता है कि पेशेंट का जो जेंडर है, जो एक सोच होती है, और जो उसका एक क्या बोलते हैं सेक्सुअल अपब्रिंगिंग है, जो उसका एक्सटर्नल अपीयरेंस है, उसके बीच में मिसमैच है। वो होने के बाद पेशेंट फिर एक लेवल के बाद रियलाइज़ करता है कि भी मैं इस तरह से आगे और नहीं जीना चाहता हूँ, कि मेरा जैसा मन चाहता है मैं उस तरह का जेंडर असेस करना चाहता हूँ। उसके बाद वो अप्रोच करता है या पता करने की कोशिश करता है कि क्या मैं इसका कोई सोल्यूशन ला सकता हूँ कि नहीं ला सकता हूँ। तो जब वो, अब ये क्या ऐसी चीज़ है कि ये बहुत नॉर्मली डिस्कस नहीं की जाती है सोसाइटी में, फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती है, आपके फ्रेंड्स एक्सेप्ट नहीं करते हैं, पेशेंट बात करने से डरता है। हम पेशेंट कह रहे हैं बिकॉज इट्स अ मेडिकल प्रॉब्लम, राइट। तो एक सोशल टैबू की वजह से जो है वो पेशेंट बाहर नहीं आता है। लेकिन एक बार जब वो एक मेंटल बैरियर ब्रेक करके बाहर आता है, तो वो अप्रोच करता है, वो बोलता है कि भाई मेरे को अपने बॉडी में अगर चेंज कुछ करना हो तो क्या वो पॉसिबल है कि नहीं, अगर वो पॉसिबल है तो मैं कहाँ करा सकता हूँ। उसके बाद पेशेंट हम में से किसी को अप्रोच करता है, और उसके बाद फिर से हम डिसाइड करते हैं कि भाई किस लेवल की प्रॉब्लम है पेशेंट की, क्या जेन्युइन प्रॉब्लम है कि नहीं है, कि खाली फिजिकल प्रॉब्लम है। और उस लेवल के बाद फिर एक डिसीजन लिया जाता है कि हाँ, क्या सही में इसमें कुछ सर्जिकली करने की ज़रूरत है। आशुतोष जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये मैं चाहता हूँ कि आप ये सर्जरी को आम भाषा में लोगों को समझाएं, कि ताकि लोगों को समझ में आए कि बायोलॉजिकली क्या चेंजेस होते हैं। बिल्कुल। जो सर ने बताया कि जेंडर आइडेंटिटी क्राइसिस, माने इसमें ऐसा था कि उनका बॉडी जो है वो मेल का है, और उनका दिमाग ऐसे सोच रहा है कि मैं फीमेल हूँ, या उल्टा, जो फीमेल है बॉडी से और सोच रहा है कि मैं मेल हूँ। तो वैसे लोगों में काफ़ी कन्फ्यूज़न चलता रहता है, और वो हमेशा अपने आप को एक अपोजिट सेक्स की बॉडी में ट्रैप्ड मानते हैं। तो उससे वो छुटकारा पाना चाहते हैं। तो वो छुटकारा पाने की जो प्रोसेस है, उसके लिए या तो वो आइदर पीडियाट्रिशियन के पास जाते हैं, या साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, या यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, या अभी काफ़ी सारे प्लास्टिक सर्जन्स भी ये लाइन में है, तो प्लास्टिक सर्जन्स को भी वो लोग अप्रोच करते हैं। उसके बाद हम लोग सबसे पहला उनका जो है साइकेट्रिक चेकअप, सर ने जैसे बोला कि ये सही में कुछ प्रॉब्लम है भी कि ये कुछ और है, तो साइकेट्रिस्ट पहले उनका चेकअप करते हैं। और ऐसा नहीं कि एक ही चेकअप में वो करेंगे, वो करीबन 6 मंथ्स to 1 ईयर का वो लोग फॉलोअप लेते हैं कि पेशेंट का बिहेवियर कैसा है, पेशेंट कैसे जी रहा है, अपोजिट सेक्स के उसको थॉट आ रहा है कि नहीं है, उसकी लाइक्स क्या है, उसकी हॉबीज़ क्या है। क्योंकि आप जानते हैं कि जेंडर रोल्स अलग हैं, फीमेल का अलग शौक होता है, फीमेल्स का अलग रहता है। ये पूरा स्टडी करके वो लोग जो बाकी डिसऑर्डर हैं वो बात करते हैं, और फिर वो सर्टिफिकेट देते हैं कि उनको जेंडर डिस्फोरिया है, माने इनको सही में ये प्रॉब्लम है। क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी कंडीशन हैं जिसमें पेशेंट्स जो हैं वो अभी 6 महीने के लिए सोच रहा है कि हाँ मैं फीमेल बन जाऊँ, लेकिन 6 महीने के बाद उसे लगेगा नहीं यार मुझे मेल बनना है। तो ये जो है इरिवर्सिबल सर्जरी है, इसलिए सर्जरी के पहले ये साइकेट्रिक रेफरेंस बहुत ही ज़रूरी है, और वो भी 2 साइकेट्रिस्ट का रेफरेंस होना चाहिए, और उसके साथ में साइकोलॉजिस्ट भी उनका काउंसलिंग भी करके देखते हैं कि क्या ये सही में। इसके बाद वो लोग ज़्यादातर ये जो टीम है इसमें सबसे पहला काम होता है प्लास्टिक सर्जरी से ये काम चालू होता है। तो प्लास्टिक सर्जन्स उनकी पहले टॉप सर्जरी करते हैं, माने जो ब्रेस्ट और चेस्ट की सर्जरी है उसको रूटीन
भाषा में जो है वो टॉप सर्जरी बोला जाता है, और जेनाइटल्स की जो सर्जरी है उसको बॉटम सर्जरी बोला जाता है। तो इसमें सबसे पहले हम एक एफिडेविट करवाते हैं, 2 साइकेट्रिस्ट का ओपिनियन ले लेते हैं, और पेशेंट की एफिडेविट के बाद हम लोग टॉप सर्जरी करते हैं। टॉप सर्जरी में मेल्स की जो ब्रेस्ट नहीं होती है उनको ब्रेस्ट इम्प्लांट करके ब्रेस्ट बनाया जाता है, तो लुक वाइज वो बिल्कुल फीमेल जैसी ब्रेस्ट बन जाती है। और जो फीमेल होती है वो अपनी ब्रेस्ट को निकालती है, या तो लाइपोसक्शन से या सर्जरी से उनको निकाल के उनको फ्लैट चेस्ट दिया जाता है। इसके बाद वो लोग अपोजिट सेक्स में जीना चालू कर देते हैं। जैसे कि कोई फीमेल है जिसने अपनी टॉप सर्जरी करवा ली और वो मेल बनना चाहते हैं, तो वो मेल के कपड़े पहन के सोसाइटी में रहते हैं, या फीमेल है तो वो फीमेल के कपड़े पहन के रहते हैं। इससे उनको पता चलता है कि ये सोशली मैं कितना एक्सेप्टेबल हूँ या कितना मुझे तकलीफ़ पड़ रहा है। तो ऐसे 1 साल उनको ऐसे जिंदा रहना पड़ता है। उसके बाद वापस से साइकेट्रिक रेफरेंस करके फाइनली करीबन 2-2.5 साल पे उनका बॉटम सर्जरी होता है, क्योंकि टॉप सर्जरी थोड़ी सी इरिवर्सिबल बोल सकते हैं, लेकिन उसमें वापस से फीमेल टू अपना इम्प्लांट डाल के उनको भी वापस ब्रेस्ट दे सकते हैं, मेल के इम्प्लांट निकाल के वापस से उनको मेल बना सकते हैं। लेकिन जो बॉटम सर्जरी है वो टोटली इरिवर्सिबल, उसमें कभी भी चेंज नहीं कर सकते। इसलिए 2.5 साल का पूरा एक बार ये सब प्रोसेस चलता है। उसके बाद उसकी ये टॉप मोस्ट सर्जरी के जिसमें उन लोग को एक्सटर्नल अपीयरेंस जो है उनका वो भी पूरा अपोजिट सेक्स का हो जाता है। तो ये आपने बताया कि टॉप सर्जरी होती है, फिर बॉटम सर्जरी में इतना टाइम क्यों, और टॉप सर्जरी और बॉटम सर्जरी में इतना डिफरेंस क्यों, क्या खास है ऐसी उसमें? जैसे मैंने बताया कि टॉप सर्जरीज जो हैं वो कुछ हद तक रिवर्सिबल है, क्योंकि उसको आप अगर नहीं चाहते हैं तो वापस से अपने ब्रेस्ट का लुक या मेल जो है अपनी चेस्ट का लुक पा सकते हैं। तो ये करके उनको समाज में घूमना इजी हो जाता है, क्योंकि कोई फीमेल ब्रेस्ट के साथ में मेल के क्लोथ्स पहन के नहीं घूम सकता, और कोई मेल है वो फ्लैट चेस्ट के साथ फीमेल बन के नहीं घूम सकता। तो समाज में थोड़ा सा एक्सेप्टेंस आने के लिए उनको टॉप सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। और ये टॉप सर्जरी करवाने के बाद वो आराम से अपोजिट सेक्स के कपड़े पहन के घूम सकते हैं। तो ये उनके लिए एक ट्रायल हो गया कि हाँ मैं अपोजिट सेक्स में, क्योंकि ये डिसीज़न ऐसा नहीं है कि मैं 2 दिन में ले लूँगा, ये लाइफ टाइम डिसीज़न है, और लाइफ टाइम उनको ये रोल में फिर रहना होता है। इसलिए टॉप सर्जरी करके हम पहले उनको एक ट्रायल बेस दे देते हैं कि उसमें 1 साल वो अपोजिट सेक्स में ज़िंदा रहते हैं। अगर इनका दिमाग चेंज हुआ तो वो उनके पास एक चांस रहता है कि नहीं मुझे नहीं चेंज करना है। और काफ़ी सारे ऐसे भी लोग हैं जो खाली टॉप सर्जरी से खुश रहते हैं, नीचे की सर्जरी नहीं कराते हैं, ऐसे भी लोग हैं। लेकिन जो एक्सट्रीम लेवल तक हैं कि जिनको पूर्ण फीमेल बनना है, तो उन लोगों के लिए फिर ये बॉटम सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए क्योंकि बॉटम सर्जरी टोटली इरिवर्सिबल है, वो कभी भी चेंज आप वापस से नहीं कर सकते। इसलिए इतना डिफरेंस है, और इतना इसमें हमें टाइम देना पड़ता है, वापस से साइकेट्रिक एवेल्यूशन करना पड़ता है। जैसे कि अपनी बात हुई थी कि ये डिसीजन जो है बहुत इजीली नहीं लिया जाता है, क्योंकि ये लाइफ चेंजिंग सर्जरीज होती हैं और इनका बहुत लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है। इसलिए ये डिसीजन पेशेंट को भी टाइम देना पड़ता है उतना ये रियलाइज़ करने के लिए कि हाँ मुझे सही में अपनी बॉडी में ये चेंज चाहिए, और उतना टाइम उतना भी आपको भी डिसाइड करना पड़ता है कि हाँ इस सही में ये करने ऐसा है कि नहीं। इसलिए टाइम इतना इज अ लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस बेसिकली। ऋषि जी, बात हो गई पेशेंट्स की हमने बात की। अब मैं जानना चाहता हूँ कि आप डॉक्टर्स के माइंड में क्या चल रहा होता है, ये क्योंकि सूरत में ये फर्स्ट टाइम हुआ है, ओके, तो आप लोगों के दिमाग में क्या चल रहा था, आप लोगों ने खुद को मेंटली कैसे प्रिपेयर किया इस ऑपरेशन के दौरान, इस सर्जरी के दौरान? मेंटली प्रिपेयर किया, फ्रेंकली स्पीकिंग आशुतोष ने जब अप्रोच किया तो काफ़ी टाइम से हमारी बात तो चल ही रही थी, लेकिन हम किसी ना किसी कारण से टालते जा रहे थे। वैसे ही काम का इतना स्ट्रेस होता है। फिर फाइनली एक बार डिसीजन लिया कि नहीं यार अब मेरे ख्याल से ये करना चाहिए। तो बैठ के डिस्कशन हुआ 2-4 बार कि किस तरह से अप्रोच करना है, कैसे स्टार्ट करेंगे, कहाँ पे करेंगे, प्रोसेस क्या रहेगा, किसका क्या रोल रहेगा। वो एक बार डिसीजन आ गया प्राइमरी। फिर पेशेंट को किस तरह से उसकी जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं वो कंप्लीट करनी है, मेडिकली कैसे प्रिपेयर करना है, उसका डिसीजन दिया गया, वो एक प्रोसेस चालू कर दिया गया। थर्ड थिंग इज़ कि भाई जिस दिन आपने ऑपरेट करना है, बिकॉज हमारे लिए भी ये एक हायर लेवल प्रोसीजर था और मिल करके इतना एडवांस प्रोसीजर हम फर्स्ट टाइम ही कर रहे थे, तो हमारी अपनी तरफ से ये प्रिपरेशन थी कि भाई हमने जब डिसाइड किया है कि भाई इतने बजे स्टार्ट करना है, तो उसके बाद हमने और कोई कमिटमेंट नहीं रखा था
ना किसी का अपॉइंटमेंट था, ना कोई और सर्जरी थी बाद में, कोई भी ऐसा एंड पॉइंट नहीं था कि भाई इतने बजे तक ही ख़त्म करना है। वो एक स्ट्रेस नहीं था बेसिकली, घर पे भी बोल के आए थे जितने बजे आ जाएंगे फ़ोन मत करना। और उसके बाद इतना सब चीज़ें थी कि भाई जो इंट्रॉप या ऑपरेशन के दौरान का जो स्ट्रेस है वो कम करने के तरीके हैं कि बार बार अगर फ़ोन बज रहा है, कोई कुछ पूछ रहा है, घर वाले पूछ रहे हैं यार कितने बजे आ रहे हैं, तो थोड़ा टेंशन होता है सब। ये सब चीज़ें सेटल करके स्टार्ट किया। जब स्टार्ट करते हैं प्रोसीजर तो सबसे पहला प्रिंसिपल होता है फर्स्ट डू नो हार्म, कि आप जब पेशेंट आपके भरोसे पे ऑपरेशन थिएटर में है, उसको एनेस्थीसिया लग गया है, उसके बाद उसने अपनी बॉडी को आपको सौंप दिया है कि भाई आप जो भी करोगे वो अच्छा करोगे, इस भरोसे से उसने आपको कंसेंट दिया ऑपरेशन की, तो आपका पहला कंसर्न रहता है कि भाई जो अभी सिचुएशन है अच्छा होना हो, इससे ख़राब नहीं होना चाहिए, हार्म नहीं होना चाहिए, बेनिफिट हो कि नहीं हो दैट इज सेकंड मैटर, आप जा रहे हो बेनिफिट करने के लिए। तो सबसे फर्स्ट थिंग इज कि देयर शुड बी नो मिस्टेक और वेरी लिटिल एरर इन द सर्जरी। सेकंड थिंग इज कि आपको अपना जो प्रोसेस है वो रिफाइन करना है इस तरह से कि पेशेंट को बेस्ट रिजल्ट मिले, वहाँ पे टीम की ज़रूरत पड़ती है। राइट। अकेले वो बहुत कुछ कर सकते हैं, अकेले मैं भी बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन जब दो लोग साथ में आते हैं तो वो वो है वो एक और एक दो नहीं होते, वो एक और एक 11 बराबर होते हैं, कहने का एक तरीका है। तो बेसिकली और इसी टीम में हमने एक डॉक्टर धवल मांगू के हैं जो गैस्ट्रो सर्जन है, उनको भी इन्वॉल्व किया क्योंकि इसमें इंटेस्टाइनल सेगमेंट यूज़ होने वाला था, तो हमने बोला उनका भी एक्सपीरियंस हमको काम लगेगा। तो जो उस समय ऐसा होता है कि भाई हम जो भी कर रहे हैं बहुत सोच समझ के हर एक स्टेप किया जाए, क्या चीज़ किया, किस तरह से इसको अप्रोच किया जाए कि जो रिज़ल्ट है वो हमको बेस्ट मिले, पेशेंट को प्रॉब्लम कम से कम हो, बेनिफिट सबसे ज़्यादा। मैं बेसिकली गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट सर्जन हूँ, तो जो मैं इंटेस्टाइन की सर्जरी का स्पेशलिस्ट बन के इस सर्जरी में मेरा रोल एक अहम रहा था। जैसा ऑलरेडी डॉक्टर आशुतोष ने बात किया है कि ये सर्जरी ऐसी है कि जिसमें कोई एक व्यक्ति या एक सर्जन से काम नहीं बनना है, पूरी टीम लगनी है, जैसे यूरोलॉजिस्ट, प्लास्टिक सर्जन और इसी तरह से एक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जन करके मेरा भी इसमें रोल रहा है, जिसमें बेसिकली मेरा जो काम था जो बड़ी आंत में से कुछ भाग निकाल के, जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में सिग्मोइड कॉलन बोलते हैं या फिर लार्ज कॉलन बोलते हैं, वहाँ से अप्रोक्सीमेटली 15 to 16 सेंटीमीटर का इंटेस्टाइन उसमें से काट के जो ट्रांसजेंडर पर्सन है उसके लिए हम उसमें से वजाइना बनाने का मेरा रोल रहा है। और ये इंटेस्टाइन का पार्ट जो हमने वहाँ से निकाल के नीचे के रीजन में जाके नया रिकन्स्ट्रक्ट किया, उसके बाद जो आंत बचती है उसको जोड़ बनाना रहता है। तो इतना यूजुअली इस सर्जरी में मेरा रोल रहा है। आशुतोष जी आप बताइए आपके दिमाग में क्या चल रहा था इस टाइम पे? हाँ, जैसे सर ने बताया कि ये फर्स्ट टाइम इन सूरत था, राइट। तो वो एक टेंशन तो बनी रहती है कि पेशेंट अपने भरोसे पे है, जब कोई आपके भरोसे पे आ जाता है तो आपकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है, तो वो एक टेंशन बना रहता है। 3 दिनों से हम लोग इसके बारे में कंटिन्यूस सोच रहे थे कि कैसे ये प्रोसीजर जाएगा, कहाँ कहाँ पे क्या ज़रूरत पड़ेगा, किसको ये प्रोसीजर करनी है, तो मिनिमम एरर या नहीं एरर के साथ में इसको कैसे किया जाए उसका एक रोड मैप हमने पहले से ही कर लिया था, लेकिन फिर भी एक टेंशन बनी रहती है जब तक ये पूरा ख़त्म नहीं हो जाता है। तो वो एक था। दूसरा, जो अंदर से एक डॉक्टर को फीलिंग होती है कि आप एकदम हायर लेवल का ये सर्जरी कर रहे हैं, तो वो एक आनंद की फीलिंग भी थी, कन्फ्यूज़न भी था, टेंशन भी था, लेकिन एक आनंद की फीलिंग भी थी कि सूरत में ये सर्जरी पेशेंट्स के लिए अभी हम लोग अवेलेबल करा रहे हैं और दुनिया में भगवान ने हमको भेजा है, तो एटलीस्ट एक इंसान के लिए तो हम तो डेली ऐसा कुछ ना कुछ करते रहते हैं, लेकिन ये इतना एक्सट्रीम था कि आपको एक इंसान को उसकी बाकी की जो भी 60-70 साल की लाइफ है उसके लिए आप एक उसको बड़ा सा चेंज दे रहे हैं। तो वो एक अंदर का जो फीलिंग था वो भी इसीलिए वो पुश करते हैं, लेकिन काम बहुत सारा होता है, जैसे सर ने बताया कि टाइम वैसे भी नहीं था, लेकिन ये अंदर का एक फीलिंग होता है जो डॉक्टर्स को पुश करता है अच्छा काम करने के लिए, तो वो था। जबकि ये जो सर्जरी है वो है सिग्मोइड वजाइनोप्लास्टी, माने हम लोग ने एक्सटर्नल जेनिटलिया तो चेंज किया ही, लेकिन उनकी नॉर्मल वजाइना की तरह फंक्शन करने वाली वजाइनल केविटी या अगर हिंदी में बोला जाए तो योनि मार्ग भी उनको बना के दिया, जिससे कि आगे जाके वो फीमेल की तरह अपने रिलेशंस बना सकने, अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकें। तो इसमें फ़ायदा ये था कि इसमें इंटेस्टिनल लूप का यूज़ किया जाता है, जिससे कि वो लूप कभी भी वापस कॉन्ट्रैक्ट होकर छोटा नहीं हो जाता।
दूसरा उसकी जो लेंथ होती है वो नॉर्मल रिलेशंस के लिए जितनी चाहिए उतनी लेंथ आप रख सकते हैं। और तीसरा कि उसके अंदर नॉर्मल इंटेस्टाइनल म्यूकस बनता रहता है, इसकी वजह से वो कैविटी अंदर से गीली रहती है, तो नॉर्मल वजाइना की तरह उसमें रिलेशंस में बहुत ही इजी हो जाता है। तो ये जो चीज़ें थी वो सूरत में पहली बार हुई है। बाकी लीन काट के फीमेल बनना वो तो बहुत सारे लोग आप करते रहते हैं, लेकिन ये जो फंक्शनल सर्जरी थी जो अभी तक सूरत में नहीं हुई है, तो वो जो हमने करी, जिससे कि आजकल जो लोग हैं वो लोग रिज़ल्ट चाहते हैं। जो फीमेल है अगर आगे से रिलेशन ना बना पाए तो वो फीमेल बनने का इतना मतलब नहीं रहता है। तो इसलिए ये सर्जरी हमारे लिए एक माइलस्टोन आप बोल सकते हैं, और इसीलिए हमें थोड़ा सा वो आनंद भी था, इतना टेंशन भी था, वो सब था। प्लस इसमें एक और बात थी कि जो है इसमें 2 कंपोनेंट थे सर्जरी में। एक तो कॉस्मेटिक पार्ट था, सुपरफिशियल वर्क रहता है, और दूसरा फंक्शनल पार्ट होता है जो अंदर से किया जाता है। तो जैसे कॉस्मेटिक सर्जरी है कि बाहर का जो अपीयरेंस है वो मेल से फीमेल बनाना है, वो सर रूटीनली करते हैं। और जो सिग्मॉइड वजाइनोप्लास्टी वाला जो पार्ट है वो मैं रूटीनली करता हूँ, बट वो दूसरी प्रॉब्लम के लिए। जैसे कई बार गर्ल्स के अंदर वजाइना डेवलप नहीं होता है किसी हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से, जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से, तो वो हमने पहले किया हुआ था। कॉस्मेटिक और फंक्शनल प्रोसीजर का जो एक कॉम्बिनेशन है वो पहली बार हुआ। टेक्निकली ऑफ कोर्स इट वाज डिफिकल्ट, लेकिन साथ में मिलके किया और ऊपर वाले की दया से अभी तक रिजल्ट ठीक ही नहीं। बहुत बढ़िया जा रहा है। और ट्रांसजेंडर के लिए ये चीज़ पहली बार हुई। आशुतोष जी, ट्रांसजेंडर की शुरुआती सर्जरी में क्या क्या इंक्लूड होता है, क्या क्या प्रोसेसेस की जाती हैं? क्योंकि जैसे हमने बताया कि जो बॉटम सर्जरी है वो सबसे लास्ट टॉप सर्जरी है, लेकिन इसके पहले जो हमें करना है वो उनका फिज़िकल अपीयरेंस भी हमें चेंज करना है। जैसे कि आप समझ रहे हैं कि किसी मेल को फीमेल बनना है, तो उसको आप चाहते हैं कि मेल्स की हेयरलाइन ऐसी होती है, उनको यहाँ पे गंजापन आता है, जबकि फ़ीमेल की हेयरलाइन ऐसी होती है। तो उनको पहले हेयर ट्रांसप्लांट किया जाता है जिससे कि उनकी हेयरलाइन फीमेल जैसी हो जाए, यहाँ पे बाल जाना बंद हो जाए। इसके साथ में एडम्स एप्पल होता है मेल को यहाँ पे, वो हमें चेंज करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। और उसके साथ में उनकी वॉइस सर्जरी भी कर सकते हैं कि वो एडम्स एप्पल निकालते समय उनके वोकल कॉर्ड को मॉडिफाई करके फीमेल टाइप उनका आवाज़ भी कर सकते हैं। इसके अलावा मेल्स हैं तो दाढ़ी उगती है, छाती, सर पे बाल होते हैं, जो शरीर पे बाल होते हैं, उनको लेज़र हेयर रिमूवल से हम निकालते हैं। मेल्स की नाक काफ़ी ऊंची होती है, यहाँ पे हम्स होते हैं, तो वो भी राइनोप्लास्टी करके हम उनकी जो ये नाक की शेप फीमेल टाइप कर सकते हैं। उनकी जॉ को हम अंदर करते हैं जिससे कि उनका पूरा चेहरा जो है वो फीमेल टाइप लगने लगे। इसके अलावा मेल्स की फोरहेड बहुत बड़ी होती है, जबकि फ़ीमेल की फोरहेड राउंड होती है, मेल की स्क्वायर होती है, वो भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने बताया कि टॉप सर्जरी में हम लोग ब्रेस्ट इम्प्लांट करते हैं। तो ये हुआ मेल टू फीमेल कन्वर्जन। जो फीमेल टू मेल हैं उनके लिए सभी अपोजिट चीज़ें करनी पड़ती हैं, जैसे कि उनको बियर्ड ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, दाढ़ी या मूंछ उगानी पड़ती है, और उनकी ब्रेस्ट निकालनी पड़ती है। तो ये सब चीज़ों में हार्मोन थेरापी भी हमें बहुत मदद करती है। मैंने साइकियाट्रिक इवेल्यूशन के बाद वो हम लोग जब भी ये पेशेंट हमारे पास आते हैं तो हम लोग को एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं, और ये एंडोक्राइनोलॉजिस्ट होते हैं जो उनके हार्मोन्स चेंज करते हैं, मैंने अपोजिट सेक्स के हार्मोन उनको दिए जाते हैं, जिससे कि लड़की है तो उसको ऑटोमेटिक दाढ़ी, छाती पे बाल आना चालू होता है। मेल्स हो तो उसको छाती डेवलप होना चालू हो जाता है। जैसे आप सुनते हैं कि स्टीरॉयड लेने से जिम वाले लड़कों को भी यहाँ पे मेल बूब्स बनते हैं, वैसा उनका मेल बूब्स बनना चालू हो जाता है। तो ये सब पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हम करते हैं उनका, कि हार्मोन्स से भी चेंज करते हैं, एक्सटर्नल अपीयरेंस चेंज करते हैं, उनकी आवाज़ चेंज करते हैं, उनकी जो स्टाइल है वो भी तो अलग होती है, तो वो भी चेंज होती है। तो ओवरऑल ये बॉटम सर्जरी करने के पहले उनका ओवरऑल चेंज हो जाता है। इसी पेशेंट का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि ये पेशेंट अपने एक फ्रेंड के साथ में फाइनल साइकियाट्रिक इवेल्यूशन के लिए गई थी, तो साइकियाट्रिस्ट ने पहले 15 मिनट तो वो जो लड़का गया था उसी का इंटरव्यू ले लिया, क्योंकि वो जो लड़की जिसको फाइनल सर्जरी करवाना था वो इतनी चेंज हो गई थी कि साइकियाट्रिस्ट को भी ऐसा कन्फ्यूज़न हुआ कि ये तो लड़की है, उसको चेंज क्या करना है। तो इतने हद तक वो लोग चेंज हो जाते हैं, और इतना डिटर्मिनेशन हो तभी जाके ये बॉटम सर्जरी हम कर सकते हैं।
तो बॉटम सर्जरी के पहले ये सभी चीज़ें हमारे यहाँ पे अवेलेबल हैं। हम लोग सूरत में ये काफ़ी समय से कर रहे हैं। और जैसे मैंने बताया कि नॉर्मल एक्सटर्नल अपीयरेंस चेंज करने वाला भी हमने आगे किया हुआ है, लेकिन ये जो था कि फंक्शनल सर्जरी और कॉस्मेटिक सर्जरी का मिलाप वो बहुत ज़रूरी था। और अभी तक बाकी सब सेंटर्स में भी, जहाँ पे इंडिया में 2-3 सेंटर हैं जहाँ पे ये सब चीज़ें होती हैं, वहाँ पे भी ये टीम वर्क है। पूरी दुनिया में भी ये टीम वर्क ही है। तो बस यही था कि एक्चुअल आपको टीम पार्टनर मिलना ज़रूरी था, फ्रीक्वेंसी बैठना ज़रूरी था, तब जाके ये सब चीज़ें होती हैं। क्योंकि हाँ, अंदर से एक ड्राइव होना चाहिए कि मुझे इसका लाइफ चेंज करना है। ये पैसे वाली बात नहीं थी कि पैसे के लिए ये सर्जरी किया, ऐसा नहीं था। वो एक अंदर से एक ड्राइव रहता है कि हाँ, हमें भी ये करना है। तो उसकी वजह से ये हुआ कि ये भी तैयार हो गया। मैंने उसको खाली एक ही बार बोला कि अपने यार ये ऐसा कुछ करना है। मुझे पता नहीं था कि ये सर्जरी रूटीनली करता रहता है, मुझे तो पता ही नहीं था। मैंने बोला कि यार ऐसा कुछ करना है। और नॉर्मली जीआई सर्जन जो होते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सर्जन होते हैं, वो लोग करते हैं। यूरो सर्जन में डॉक्टर जो हैं वो रिकन्स्ट्रक्टिव यूरोलॉजिस्ट हैं। माने वो ऐसी रिकन्स्ट्रक्शंस जो भी थोड़ा बहुत कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज़ रहती हैं उसमें काफ़ी समय से करते हैं। लेकिन हम लोग अपने आप में इतना बिजी रहते हैं कि सामने वाला क्या कर रहा है, कितने हद तक कर रहा है, पता नहीं रहता। तो एक दिन बातों बातों में पता चला कि ये तो कर रहा है। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि मेरे पास इतने सारे पेशेंट्स हैं, तो क्यों ना हम उसको अच्छे से अच्छा रिजल्ट दें। नॉर्मल वजाइनोप्लास्टी तो हम लोग करते रहते हैं, लेकिन उसमें स्किन ग्राफ्ट रखा जाता है। तो वो स्किन ग्राफ्ट क्या होता है कि ड्राई रहता है, समय के साथ धीरे धीरे छोटा हो जाता है और उसकी लेंथ कम रहती है। तो फीमेल बन तो जाते हैं, लेकिन उनको एक चीज़ बाकी रह जाती है जो रिलेशंस नॉर्मल होने चाहिए। तो वो भी ये सर्जरी से हमने कंप्लीट कर दिया। तो इससे उनकी लाइफ बहुत हद तक चेंज हो जाती है। हम लोग बेसिकली फर्स्ट टाइम साथ में काम नहीं कर रहे थे हम। हाँ, आगे बहुत सारी सर्जरी हम करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा होता है कि भाई इसके अंदर मुझे अच्छा कॉस्मेटिक रिजल्ट चाहिए तो अंदर का काम मैं कर देता हूँ, आप ये कर देना, अदर प्रोसीजर्स। और जैसे आशुतोष को भी हेल्प होती है कि भाई मैं ये कर रहा हूँ, इसमें मुझे हेल्प चाहिए, तो ये हम कर रहे थे। तो ऐसे ही एक दिन ऑपरेशन थिएटर में बात हो रही थी, बोला यार ये वजाइनोप्लास्टी तो करते हैं यार, बोले तो ट्रांसजेंडर करना है, मैं छोड़ना यार कौन करेगा। फिर दूसरी बार बोला यार करना है यार, पेशेंट है रेडी, तो रेडी है, ठीक है चल देखी जाएगी, हो जाएगी। धवल का भी इन्वॉल्वमेंट लास्ट डे पे हुआ। हमारा तो चल रहा था धवल मांगुकिया को भी हमने वही कि भाई रिसेक्शन एनास्टोमोसिस हो रहा है, उसमें से इंटेस्टाइन का एक सेगमेंट निकाल के हम वजाइना बना रहे हैं। तो बाकी के दो जो चीज़ हैं उसको जोड़ना है। डॉक्टर ऋषि रेगुलरली जोड़ते ही हैं, लेकिन उस दिन जैसे उन्होंने बोला कि टेंशन कम हो, पेशेंट को बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट मिले, इसलिए धवल मांगुकिया जो वेरी वेल नॉन जीआई सर्जन है वो उन्होंने खुद ये एनास्टोमोसिस किया, जिससे वो लीक ना हो, उसका कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, उसका इंटेस्टिनल ट्रैक जो स्टूल का पैसेज रहता है वो नॉर्मल बना रहे। तो इसीलिए टीम की ज़रूरत पड़ती है। इस बार हमने जो सर्जरी की है पूरा हमने पेट में एक कट लगा के, बड़ा सा कट लगा के ओपन करके सर्जरी की है। टेक्नोलॉजी काफ़ी सारे एडवांस ऑलरेडी हो चुके हैं। हम अभी काफ़ी बड़ी बड़ी सर्जरी इंक्लूडिंग पेट के कैंसर के भी हम लेप्रोस्कोपी दूरबीन से ऑपरेशन कर रहे हैं। तो फ्यूचर में मैं इसी टेक्नोलॉजी का लाभ लेके यही सर्जरी लेप्रोस्कोपी से ही करना चाहेंगे कि जिसमें पेशेंट के पेट पे एक भी कट ना आए, बस छोटे छोटे होल बना के ये जो सर्जरी हमने आज कट करके की है उसकी जगह पे विदाउट एनी कट ये सेम चीज़ हम कर पाएंगे। तो एज सच इस सर्जरी का एक जो कॉस्मेटिक एलिमेंट है जो एक पर्सन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम एक अलग तरीके से साकार कर पाएंगे। आपने ये सर्जरी की है, बट एज अ डॉक्टर ये भी शायद आपके लिए नई चैलेंज ही थी, तो आपका ये एक्सपीरियंस कैसा रहा? नहीं, ऑब्वियसली यूजुअली जब एक डॉक्टर कभी सर्जरी या सर्जन कभी सर्जरी के लिए आगे बढ़ता है तो यूजुअली वो एक डिजीज़ के लिए सर्जरी करते हैं। मतलब किसी के पेशेंट में कोई प्रॉब्लम है, कोई रोग है, कोई ट्यूमर है, गांठ है, उसके लिए हम यूजुअली सर्जिकल ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। जबकि ये सर्जरी हमको इस तरह से करनी थी, जब एक एब्सोल्युटली नॉर्मल पर्सन है उसको हमको एक ट्रांसजेंडर करके मेल में से फीमेल बनाना है। दैट मीन्स सारे के सारे नॉर्मल ऑर्गन्स को हमको एक बार फिर से अरेंज करके वो व्यक्ति को मानसिक परिस्थिति जो फीमेल करके बनानी है उसमें लेके जाना है। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि जब एकदम नॉर्मल पर्सन का इंटेस्टाइन काट के उसमें से कुछ और ऑर्गन बनाना और प्लस वापस वही इंटेस्टाइन को रिकन्स्ट्रक्ट करना, तो दैट इज़ अ बिग चैलेंज फॉर अस ऑल्सो। लेकिन वी आर वेरी हैप्पी बिकॉज ऑफ आवर टीम, हमारे डॉक्टर्स, हमारी जो पेरी ऑपरेटिव टीम है, उन्होंने इतने अच्छे से पेशेंट की केयर की। ऑपरेशन के दौरान भी हमने इतने अच्छे से काम कर पाए कि हम
बगैर किसी कॉम्प्लिकेशन के, बगैर किसी इश्यूज़ के हमारे पेशेंट को एकदम स्मूथ रिकवरी दे पाए। वही पेशेंट जो इस ऑपरेशन के पहले जो सिस्टम में चल रहा था वो सेम सिस्टम हम वापस दे पाए, प्लस एडवांटेज में जो उसका इशू था एक ट्रांसजेंडर बनना, एक मेल में से फीमेल कन्वर्ट करना, जो उसकी फीलिंग है उसको हम एक अच्छी तरीके से साकार कर पाए। आखिर में ये पूछना चाहूँगा आशुतोष जी पहले आपसे कि आप क्या अवेयरनेस देना चाहेंगी हमारे जनता को, हमारे ऑडियंस को, इस कम्युनिटी के बारे में या इस सर्जरी के बारे में? ये सर्जरी तो चलो आज सूरत में चालू हो गई है, तो वो एक बहुत ही अच्छी बात है कि जो लोग ट्रांसजेंडर हैं वो लोग इसका इम्पोर्टेंस बहुत जानते हैं कि ये सर्जरी सूरत में होने का उनको कितना फ़ायदा है। तो उन लोगों को समझाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन सोशली बाकी लोगों को मैं समझाना चाहूँगा कि जो ट्रांसजेंडर होते हैं, लोग सोचते हैं या तो वो पागल है या ऐसा कैसा है, तो एक सोशल टबू है हमारे समाज में। जो ट्रांसजेंडर होते हैं उनके पेरेंट्स, उनकी सोसाइटी भी उनको सपोर्ट नहीं करती, जबकि मैं बताना चाहूँगा कि वो उनका मेंटल जो वो सोचने का तरीका है वो ऐसा है कि वो अपोजिट साइड की बॉडी में ट्रैप है, अदरवाइज़ वो नॉर्मल है। किसी भी तरीके से वो समाज को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, अपने आप खुद लाइफ जीते हैं। हमारे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो अपनी खुद की प्रोफेशन चलाते हैं, उनकी खुद की शॉप है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, वो किसी भी तरीके से सोशली किसी को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। तो ट्रांसजेंडर को अभी हमें पूरी दुनिया में जैसे हम लोग खुल रहे हैं तो उन लोगों को भी एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि उनका जो राइट है एज अ ह्यूमन बीइंग जिंदा रहने का, वो हम लोग उनसे छीन ले या उनको समाज से बाहर निकाल दे, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। उन लोगों को सपोर्ट करके, उन लोगों को जो भी हम लोग नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को राइट दे रहे हैं वो राइट्स उनको मिले और वो अपनी लाइफ एंजॉय कर सके, अपनी लाइफ अपनी तरीके से जी सके। बेसिकली ये क्या है कि उनको अपनी लाइफ अपनी तरीके से जीना है, नहीं कि वो उसके लिए किसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। अगर वो अपने को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं तो अपने उसको आगे जाके कुछ हरेसमेंट करे, उनके ऊपर कुछ टिप्पणी करे या उनको चिढ़ाए या उनको जॉब से निकाल दे या किसी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन करे, वो समाज में नहीं होना चाहिए। मुझे बस इतना ही है। तो उन लोगों को क्या है कि हमने तो उनका लाइफ चेंज किया है, उनने उनका फंक्शन और उनकी शरीर चेंज की है, लेकिन अगर उनको एक्सेप्टेंस भी मिलेगा तो वो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है किसी के लिए। राइट। ऋषि जी आप क्या कहना चाहेंगे? आशुतोष ने जहाँ पे उसकी बात आगे बढ़ाते हुए इस कंडीशन का जो टेक्निकल टर्म है दैट इज जेंडर डिस्फोरिया, ठीक है, इट्स अ मेडिकल प्रॉब्लम, इट्स नॉट अ साइकेट्रिक प्रॉब्लम। सबसे बड़ी समझने की बात यह है कि ये एक मेडिकल प्रॉब्लम है जिसका डिफरेंट वेरिंग डिग्रीज में होता है। जिसमें सीवियर होता है उसमें इस सर्जरी तक हमको पहुंचना पड़ता है। कई लोग खाली कॉस्मेटिक चेंज से भी सेटिस्फाई हो जाते हैं। तो जेंडर डिस्फोरिया जो है वो एक मेडिकल प्रॉब्लम है, उसको आप एक साइकेट्रिक प्रॉब्लम या पागलपन की तरह ना ट्रीट करें। और जैसे कि आशुतोष ने कहा है कि ये सब जितने पेशेंट्स हैं वो बिल्कुल नॉर्मल हैं, अदर देन देयर जेंडर आइडेंटिटी, वो बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं और जी भी रहे हैं। तो उनको भी एक बेसिक ह्यूमन डिग्निटी से जीने की ज़रूरत या उनका राइट है, हक है उनका, और ये हक अब लीगली उनको मिल गया है बट सोसाइटी उनको नहीं देती है। तो सोसाइटी में थोड़ी अवेयरनेस आने की ज़रूरत है। दैट्स इट। क्योंकि जो सरकार है उन्होंने आज ये चेंज करने के बाद मैंने जेंडर आइडेंटिटी जो उनकी क्राइसिस है वो कंप्लीट करके जब वो या मेल या फीमेल बन जाते हैं तो उनका आधार कार्ड, पासपोर्ट, ये सभी चीज़ें अभी चेंज हो सकती है। तो वो एक नॉर्मल लाइफ की तरफ बढ़ सकते हैं, अपना बैंक अकाउंट खुलता है, उनका ट्रैवल हो सकता है, वो स्टडी कर सकते हैं, कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, तो वो बाकी तरह से नॉर्मल ही रहते हैं। जब सरकार इतना कर रही है तो हमें भी एज अ सोसाइटी उनको, हम ऐसा नहीं बोल रहे कि आप उनको वेलकम करो, लेकिन जब आपके साथ में कुछ इंटरेक्शन हो तो एटलीस्ट उनको हैरेस ना करो, बस इतना भी हो जाए तो उनके लिए बहुत बड़ा हो जाए। दोस्तों मैं यहाँ मौजूद सभी डॉक्टर्स को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा, डॉक्टर धवल मंगूकिया जी को और आशुतोष शाह जी को और ऋषि ग्रोवर जी को। उन्होंने हमारे साथ जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे कि डॉक्टर आशुतोष जी ने और ऋषि ग्रोवर ने कहा कि ट्रांसजेंडर्स और सारी LGBTQ कम्युनिटी हमें सोसाइटी को कोई हार्म नहीं कर रहे हैं, तो हमें उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए। इस स्वतंत्रता दिवस पे हमें
और उन्हें एक्सेप्ट करे, ऐसा प्रण लेना चाहिए। और जैसे जैसे इस स्वतंत्रता दिवस में देश बदलेगा, हमारे समाज की सोच भी बदलनी चाहिए। इसी आशा के साथ मैं आप सभी से अलविदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद।